गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम जो है अपना सेकंड जो टॉपिक है सिलेबस का, फर्स्ट ही चैप्टर का, वो हम कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है द कंसेप्ट ऑफ पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस। लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी वो काफ़ी लंबी चली गई थी। आज हम ट्राई करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही हम कवर करें, और जितना मतलब ब्रीफ हो सके उतना हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा एक ही एम रहेगा कि आपको जो है, मैं जो चीज़ भी समझाऊँ उसको, उससे आप कुछ गेन करें, उसका कुछ क्लिनिकली यूज़ करें, अदरवाइज़ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो, जो ये पैथोफिज़ियोलॉजी है, 5 मार्क क्वेश्चन आपको इसमें से एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं पैथोफिज़ियोलॉजी के ऊपर। ठीक है? सो पैथोफिज़ियोलॉजी से ही पता लग रहा है, पैथो और फिज़ियोलॉजी 2 वर्ड से मिलके ये बना है। ठीक है? पैथोफिज़ियोलॉजी का मतलब, देखो फिज़ियोलॉजी तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फिज़ियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा था क्रिया शरीर। फिज़ियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो? नॉर्मल जो बॉडी के फंक्शंस हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म बॉडी में चल रहा होता है, ठीक है? वो आप फिज़ियोलॉजी में पढ़ते हो कि नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, रेस्पिरेटरी कैसे काम करता है, स्किन वाला कैसे काम करता है, ठीक है? आपका जो कार्डियोवास्कुलर है वो कैसे काम करता है। जो नॉर्मल मैकेनिज्म्स हमने पढ़े थे वो फिजियोलॉजी में पढ़े थे। ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, पैथोफिजियोलॉजी है। पैथो मतलब डिजीज। तो जब पेशेंट की बॉडी में डिजीज है ना, जब किसी पर्सन को डिजीज हो रही है, उस टाइम पे उस बॉडी की फिजियोलॉजी क्या है, उस टाइम पे उसकी बॉडी कैसे फंक्शन कर रही है, यही पैथोफिजियोलॉजी है। तो पैथोफिजियोलॉजी जो है ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ वर्ड है। कौन से हैं 2 वर्ड? एक है पैथोलॉजी, दूसरा है फिजियोलॉजी। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हो। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस। बॉडी में जो भी फंक्शनल चेंजेस हो रहे हैं ना, कब? जब डिजीज़ है बॉडी के अंदर या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन चल रही है उस टाइम पे। ठीक है? तो पैथोफिजियोलॉजी में पैथोलॉजी के भी प्रिंसिपल्स आते हैं और फिजियोलॉजी के प्रिंसिपल्स भी आते हैं। दोनों को हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, इनको हम इसीलिए समझते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि जब कोई डिजीज़ हो रही है तो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस है वो कैसे ऑल्टर हो रहे हैं, कैसे वो चेंज हो रहे हैं डिजीज़ के दौरान। ठीक है? पैथोलॉजी में हमने क्या देखा था? पैथोलॉजी क्या होती है? स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। मतलब जैसे कोई डिजीज़ आई तो उसने सेल्स के ऊपर, टिश्यूज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला, कैसे उनकी जो चेंजेस हो गए उनके फंक्शंस में, ये है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में ज़्यादातर ना मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो आप नेकेड आई से देख सकते हो, ठीक है? जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह में। और फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी तो क्रिया शरीर होती है, ये तो मेटाबॉलिज्म होता है। इसको आप नेकेड आई से तो नहीं देख सकते ना, इसको समझना पड़ता है फंक्शंस को। तो जब आप मॉर्फोलॉजिकल फंक्शंस भी देख रहे हो डिजीज में, और साथ के साथ जो बॉडी के फंक्शंस चेंज हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है डिजीज में, वो भी देख रहे हो, तो ये दोनों टर्म्स मिला के बनता है ये पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है? पैथोफिजियोलॉजी क्या है? ब्रिज, ये वर्ड है ना, इसने गैप जो है वो फिल कर दिया जो पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी के बीच में था। ठीक है? क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी से हम स्ट्रक्चरल चेंजेस भी देख रहे हैं और जो फंक्शनल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में वो भी देख रहे हैं। ठीक है? तो इसीलिए पैथोफिजियोलॉजी टर्म जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से अगर आप इसको डेफिनेशन लिख दोगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिलने के चांसेस जो हैं वो रहते हैं। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है पैथोफिजियोलॉजी का। अगर आपको डीपली पढ़ना है ना इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि जो हमारी पैथोलॉजी ब्रांच है वो कैसे इवॉल्व हुई है मॉडर्न की, तो आप हर्ष मोहन का चैप्टर नंबर 1 पढ़ सकते हो। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ पे वो बहुत अच्छे से मैंने बताया है। लेकिन थोड़ा-सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि जब प्रिमिटिव टाइम था ना, जब पहले ज़माने जिसको आप कह सकते हो, उस टाइम पे डिज़ीज़ को ज़्यादातर एसोसिएट करते थे जो सुपरनैचुरल चीज़ें होती थी उनके साथ, जैसे भगवान के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर दिया जाता था किसी भी बीमारी को। आपने सुना ही होगा ना आजकल भी, जैसे शीतला माता का मत्था टेकते हैं जब किसी को शीतला हो जाती है, चिकन पॉक्स हो जाती है। और इसी के साथ ही पहले क्या करते थे, जादू टूना को बहुत मानते थे, मैजिशियंस जो होते थे, है ना? तो ऐसे मानते थे कि ये जो बीमारियां होती हैं वो इन वजह से होती हैं, या फिर वो बोलते थे कि भगवान जब श्राप देते हैं उन उन वजह से बीमारियां होती हैं। तो पहले ये पैथोलॉजी जो ब्रांच थी ना, ये थी नहीं। इसको ये इवॉल्व हुई है ओवर द सेंचुरीज। ठीक है? बहुत सारा टाइम लगा है तब जाके ये ब्रांच जो है वो डेवलप हुई है।
फिर जैसे पहले प्रिमिटिव एरियाज़ में मैजिक पावर्स को मानते थे या पुराने जन्म के कर्मों की वजह से बीमारियाँ मानते थे। फिर उसके बाद धीरे-धीरे इवॉल्वमेंट मतलब इवोल्यूशन होती रही। फिर क्या हुआ, हमारे चरक सुश्रुत आए जिन्होंने पूरा एक रिसर्च लिखने के बाद जो है वो ग्रंथ लिखे, ठीक है? और जो मॉडर्न थे उसमें वो आए थे, हिप्पोक्रेट आए थे। हिप्पोक्रेटिक ओथ भी लेते हैं ना हम मेडिकल उसमें फील्ड में आने से पहले। तो हिप्पोक्रेट आए, फिर उसके बाद जैसे रॉबर्ट कोच आए, फिर जैसे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, ठीक है? सेल्स की डिस्कवरी हुई, टिश्यूज़ का पता लगा, फिर ये पता लगा बायोप्सी कैसे होती है, फिर टेस्टों की खोज होने लगी, मशीन आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई। तो धीरे-धीरे जाके जो ये पैथोलॉजी ब्रांच है ये डेवलप हुई है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है इस ब्रांच की इवोल्यूशन को पढ़ने में तो आप हर्ष मोहन से पढ़ सकते हो, वहाँ पे बेटर बताया हुआ है। फिलहाल के लिए हम इस पार्ट को स्किप कर रहे हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे बताया है बेसिक कंसेप्ट्स इन पैथोफिजियोलॉजी कि पैथोफिजियोलॉजी के टर्म्स जो हम पैथोफिजियोलॉजी में यूज़ करते हैं वो बताया हुआ है। सबसे पहले टर्म है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम क्या होता है? होम होता है हमारा अपना जो शरीर है उसको मान लो आप, हमारी बॉडी जो है वो होम है, ठीक है? तो जो हमारा होम है ना, जो हमारी ये बॉडी है, बाहर की कुछ भी कंडीशन हो, चाहे बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो, कम हो, बारिश हो रही हो, ठीक है? बाहर जो है जितना मर्ज़ी धूल मिट्टी हो, पॉल्यूशन हो, लेकिन हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना वो हमेशा स्टेबल रहता है, ठीक है? हमारा टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है, बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, ठीक है? हमारा बीपी मेंटेन्ड रहता है, ठीक है? हमारा पल्स रेट मेंटेन्ड रहता है। तो ये चीज़ें जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है ना वो हमेशा स्टेबल रहता है, बाहर चाहे कुछ भी चल रहा हो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो होम्योस्टेसिस यही है। होम्योस्टेसिस क्या है कि हमारी बॉडी की जो ये एबिलिटी है ना, बॉडी में जो ये कैपेसिटी है कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट को बना के रखती है, बाहर चाहे कुछ भी चल रहा हो, यही जो है वो हमारा होम्योस्टेसिस है, ठीक है? दूसरी आती है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होती है? इटियोलॉजी का मतलब होता है कारण, किस चीज़ का कारण? डिजीज़ का कारण। तो जो हम स्टडी करते हैं ना डिजीज़ेज़ के कारणों को जानने की, वो होती है उसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, किसी भी कारण से डिजीज़ हो सकती है, जेनेटिक कारण से हो सकती है, एनवायरमेंटल, इन्फेक्शियस या फिर कई बारी कारण नहीं भी पता लगता है। तो इटियोलॉजी क्या होती है? डिजीज़ का रीज़न, डिजीज़ के कारण, निदान कहते हैं जब जिनको हम आयुर्वेद में, ठीक है? उसके बाद आता है पैथोजेनेसिस। जैसे मैंने कल भी बताया था, पैथोजेनेसिस क्या होता है? ये एक स्टोरी होती है, मतलब कि वो डिजीज़ जो है वो कैसे पैदा हुई है, पहले क्या चेंजेस हुए बॉडी में, बाद में क्या चेंजेस हुए, ये होती है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है? जिसको हम संप्राप्ति कहते हैं आयुर्वेद में। तो जैसे कि मान लो पहले कोई बैक्टीरिया एंटर करा बॉडी में, फिर वो माउथ से होता हुआ हमारे ईसोफेगस में चला गया, ईसोफेगस में जाके उसने वहाँ पे जो लाइनिंग थी ईसोफेगस की उसको वहाँ पे जाके उसने छिल दिया, उसमें अल्सर्स पैदा कर दिए, ठीक है? ईसोफेजियल अल्सर्स हो गए। फिर उसके बाद पेशेंट को वॉमिटिंग होने लगी। तो ये वॉमिटिंग के साथ पेशेंट आएगा ना हमारे पास, तो वॉमिटिंग लेकिन कैसे-कैसे हो रही है, जो आपने ये पूरा यहाँ पे इसकी स्टोरी पढ़ी है, इसके सीक्वेंसेस पढ़े हैं कि पहले ये स्टेप हुआ, फिर ये स्टेप हुआ, फिर ये चेंज हुए, फिर ये चेंज हुए। यही जो स्टेप्स है, यही जो स्टोरी है, यही जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना, यही पैथोजेनेसिस है, ठीक है? कि क्या देखेंगे हम पैथोजेनेसिस में कि एक्सपोज़र से लेके पहले क्या हुआ, एक्सपोज़र हुआ, एक्सपोज़र से लेके डिज़ीज़ के पैदा होने तक का जो सफ़र है, ठीक है? बॉडी का रिस्पॉन्स भी उसी में आ गया और फाइनली जो अभी ये डिज़ीज़ पैदा होगी ना, यही पैथोजेनेसिस है। उसके बाद आता है थर्ड, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है? जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उस जैसे मान लो कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसको नी पेन है, ठीक है? अब नी पेन किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है उस पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, उसको कोई इंजरी हो गई हो नी के ऊपर या कोई इन्फेक्शन हो गई हो उसके नी में, तो कुछ भी रीज़न से उसको जो है वो वहाँ पे पेन हो सकती है। तो ये जो हमारी लिस्ट बन गई ना अब कि ये भी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यही डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की डेफिनिशन में क्या लिखा है? लिस्ट ऑफ डायग्नोसिस प्रपोज्ड, मतलब पोटेंशियल डायग्नोसिस, ये डायग्नोसिस में भी हो सकते हैं। और ये लिस्ट हम किसके बेस पे बनाते हैं? बेस्ड ऑन द पेशेंट की हिस्ट्री की, वो हिस्ट्री कैसे किस तरह की उसकी हिस्ट्री है, एग्जामिनेशन में क्या मिला है, उसके बेसिस पे ये हमारा एक लिस्ट जो है वो तैयार होती है, ठीक है? फिर इन्हीं डिफरेंशियल डायग्नोसिस को हम देखेंगे आगे कि इनमें से कौन सा एक कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है। उसको देखने के लिए हमें उसके टेस्ट करवाने पड़ेंगे,
टेस्ट आप कोई भी करवा सकते हो, उसके ब्लड टेस्ट करवा लो, उसके एक्सरे वगैरह करवा लो, बायोप्सी करवा लो, या फिर और भी कोई एग्जामिनेशन आप उसका कर सकते हो। जैसे नीचे यहाँ पे डायग्नोस्टिक टूल्स बताए हुए हैं कि या तो लैब टेस्ट करवा लो उसके, जैसे कि सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी वगैरह हो गए, ठीक है, या इमेजेस करवा लो, सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड या एंडोस्कोपी करवा लो। एंडोस्कोपी में क्या होता है, जैसे जो हमारा जीआई ट्रैक होता है उसके अंदर एंडोस्कोप यानी कि कैमरा लगा होता है एक ट्यूब के पास, ट्यूब के ऊपर, उसको वाया माउथ जो है वो हम पेशेंट के अंदर इंसर्ट करवाते हैं और फिर इंटरनल ऑर्गन्स को देखते हैं डायरेक्ट कैमरा से, ठीक है। तो एंडोस्कोपी करवा सकते हो, या फिर इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा सकते हो, जैसे ईसीजी करवाते हैं, ईईजी करवाते हैं, ठीक है, ईएमजी करवाते हैं, तो इनमें से आप कुछ करवा के देख सकते हो, या फिर बायोप्सी करवा सकते हो। तो आप जब इतने टेस्ट करवा लोगे ना पेशेंट के, तो आपका जो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस की लिस्ट बनी थी ना, इनमें से किसी एक डायग्नोसिस को ये इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगी, स्पॉट करेंगी, मतलब आपको बता देंगी, आपको इशारा कर देंगी कि हाँ पेशेंट को जो है वो ये बीमारी हो सकती है। जैसे मान लो आपने उसका टेस्ट करवाया आरए फैक्टर का, ब्लड टेस्ट करवाया और आरए फैक्टर पॉजिटिव आ गया, तो आपको पता लग जाएगा कि पेशेंट का जो कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक है वो आरए है, और ये बाकी की जो लिस्ट है वो कट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास फिर एक कंफर्मेशन डायग्नोसिस आ जाएगा और फिर आप उसी को जो है वो ट्रीटमेंट दे दोगे पेशेंट को, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी की इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने जो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो ये बेसिक चीज़ें हैं ना पैथोफिजियोलॉजी की, ये भी बता देनी है एग्जाम में, जिसमें आपने यहाँ पे जो 6 दे रखे हैं ना, इसमें से अगर आप 4-5 भी लिख दोगे तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। डायग्नोस्टिक टूल्स में आप जस्ट हेडिंग देके, जैसे इमेजिंग स्टडीज़, उसमें जस्ट आप अंडर लिख सकते हो कि सीटी स्कैन, एक्स-रे, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। फिर यहाँ पे चैलेंजेस बताए हुए हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस में, कि जब भी आप किसी पेशेंट का डायग्नोसिस करते हो, तो उस टाइम जो डॉक्टर है ना उसको कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। हो सकता है एक अच्छा डायग्नोसिस ना बने, या डायग्नोसिस बनने में टाइम लग जाए, या पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट देने में आपका मतलब ट्रीटमेंट नहीं दे पाओ। उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहले आता है एटिपिकल प्रेजेंटेशन। कई बारी पेशेंट एक ऐसे नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम के साथ आता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि पेशेंट क्या कहना चाह रहा है, या फिर उसका ये सिम्पटम आपको किससे कोरिलेट करना है। जैसे कि मान लो कई बारी बोलते हैं कि बहुत, जैसे पंजाब में ना एक टर्म है, तो पेशेंट बोलते हैं कि कुल्लू मुल्लू हो रहा है, वैसे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। तो गुड़गुड़ कई बारी आपको समझ नहीं आता कि ये क्या कहना चाहता है पेशेंट, है ना, कि गुड़गुड़ हो रही है। तो एटिपिकल प्रेजेंटेशन है वो, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं इसका डायग्नोसिस क्या बनाऊँ अब। गुड़गुड़ से मैं इसका अटोप बनाऊँ, अरुचि बनाऊँ, या अजीर्ण बनाऊँ, क्या डायग्नोसिस बताऊँ। तो कई बारी इस वजह से डायग्नोसिस बनाने में प्रॉब्लम आती है। फिर आती है कोमॉर्बिडिटी। कोमॉर्बिडिटी क्या होती है, कॉम्प्लिकेशंस जिसको हम कह देते हैं। जैसे कि मान लो किसी पेशेंट को शुगर है, शुगर आपको पता है कि आगे जाके उसकी किडनी को भी फेल करने वाली है, ठीक है, रीनल प्रॉब्लम भी करने वाली है, आई प्रॉब्लम भी करने वाली है। तो जब आपके पास पेशेंट आएगा, तो वो किडनी के सिम्पटम भी लेके आएगा, आई के सिम्पटम भी लेके आएगा, और शुगर के सिम्पटम भी लेके आएगा। तो एक डायग्नोसिस बनाने में आपको दिक्कत आएगी कि हाँ, मैं इसका किडनी वाला डायग्नोसिस बनाऊँ, या आई वाला बनाऊँ, या शुगर वाला बनाऊँ। तो कोमॉर्बिडिटी की वजह से क्या होता है, डायग्नोस्टिक प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। थर्ड आते हैं डायग्नोस्टिक एरर्स। डायग्नोस्टिक एरर्स में क्या होता है, कई बारी मान लो पेशेंट को सीबीसी की ज़रूरत है, ठीक है, पेशेंट का सीबीसी करवाएँगे तो हमें डायग्नोसिस पता लग जाएगा। लेकिन डॉक्टर जो है वो सीबीसी ना करवा के कभी एलएफटी करवा रहा है, कभी आरएफटी करवा रहा है, कभी एक्सरे करवा रहा है। तो जो चीज़ रिक्वायर्ड है पेशेंट को, वो हम ना करवा के इधर-उधर की चीज़ें करवाए जा रहे हैं, उस वजह से डायग्नोसिस जो है वो नहीं बन पाता। या फिर रिसोर्सेज़ लिमिटेड है। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपका एक सर्जन बैठा हुआ है, ठीक है? अब उसको मेडिसिन के डिजीज़ेज़ के बारे में इतना पता नहीं होगा, और कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसके पास चला जाता है। तो वो क्या करेगा, एक प्रॉपर डायग्नोसिस में उसको आने में ना सर्जन, क्योंकि वो सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता रहेगा उस पेशेंट को, मान लो उसके हेडेक हो रही है बार-बार, तो वो सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच-सोच के उसको ट्रीट करता रहेगा, तो उस पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि डॉक्टर्स को आते हैं डायग्नोसिस करने के टाइम पे, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा, यहाँ पे जो इन्होंने ना बहुत ही अच्छा केसेस की हेल्प से बताया हुआ है कि कैसे आपको डायग्नोसिस करना है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एमआई का एग्जांपल दिया है। एमआई क्या होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, क्योंकि अभी आपने डिजीज़ेज़ नहीं पढ़ी है ना, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे पहले थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है, जिसे हम हार्ट अटैक भी कह देते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लो मैं आपको इसी एक ही एग्जांपल पढ़ाऊँगी कि आपका ये हार्ट है 4 चैम्बर, ठीक है? अब हार्ट को भी तो काम करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए ना,
तो इसको मान लो ये ब्लड वेसल से ब्लड आ रहा है और किसी वजह से मान लो जो ये ब्लड वेसल है यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो गई, ठीक है? तो आगे ये जो टिश्यू था इसको ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी क्योंकि ब्लड का फ्लो तो कम हो गया, तो ये जो टिश्यू है वो डेड होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट को जो है चेस्ट पेन होएगी और उसको जो है वो हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है? अब जो ये हार्ट अटैक हुआ है मतलब जो उसकी आर्टरी में ये ब्लॉकेज आई है ये किसी भी रीज़न की वजह से आ सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लेक, थ्रोम्बस या इस्चीमिया, ये आप आगे जाके पढ़ोगे। या तो मान लो कोई क्लॉट फंस जाएगा, ठीक है? या फिर उसके जो है वो फैट फैट की वजह से जो जैसे होता है ना फैट जम जाता है, लिपिड जम जाता है, उस वजह से पूरी ब्लॉकेज हो गई। या बाहर से मान लो कोई कैंसर वगैरह है उसने आर्टरी के ऊपर जो है वो प्रेशर डाल दिया और वो जो है वो आर्टरी यहाँ से बंद हो गई, ठीक है? ऐसे हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो हुआ क्या, अब आपने तो डायग्नोसिस करना है, आपके पास पेशेंट आएगा, उसको चेस्ट पेन होएगी, डिस्कम्फर्ट के साथ होएगा, उसके साथ सांस लेने में दिक्कत, नोज़िया, स्वेटिंग, ये सब सिम्पटम्स के साथ आएगा, ठीक है? फिर आप उसको पूछोगे कि पेन उसकी आर्म्स पे जा रही है, मतलब बाजू के पास भी जा रही है पेन या फिर ऊपर मुँह तक भी जा रही है पेन? पेन पूछोगे कहाँ-कहाँ जा रही है, उसकी हिस्ट्री लोगे आप प्रॉपर। फिर आप उसका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करोगे, जैसे बीपी देख लिया, पल्स देख ली, हार्ट रेट देख लिया, ये सब चीज़ें देख ली। फिर आप इन्वेस्टिगेशन करवाओगे, उसकी ईसीजी करवा ली, ठीक है? या फिर ब्लड टेस्ट करवा लिए या फिर उसकी इकोकार्डियोग्राफी इमेजिंग स्टडी करवा ली। तो इन तीनों चीज़ों को आप फिर इकट्ठा करके देखोगे कि हाँ, क्या डायग्नोसिस बन रहा है और फाइनली आपका डायग्नोसिस आप कन्फर्म हो जाओगे तीनों की रिज़ल्ट्स देख के कि हाँ, ये तो एमआई की तरफ ही जा रहा है, ठीक है? और फिर आप उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट दोगे। तो यहाँ पे एक आपको ना प्रोटोकॉल बताया हुआ है कि आपके पास पेशेंट आएगा तो पहले क्या करना है, मतलब जब आप जाओगे ना अपने इंटर्नशिप में, जब आप कभी आईसीयू में काम करोगे, किसी हॉस्पिटल में काम करोगे, आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो जब आपको ये प्रोटोकॉल पता होगा ना कि सबसे पहले आपने हिस्ट्री लेनी है, फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, फिर आपने ये इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करनी है, उनके बेसिस पे आपने डायग्नोसिस बनाकर ट्रीटमेंट करना है, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि आपको प्रोटोकॉल पता है। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे एक दूसरी केस स्टडी दी हुई है डायबिटीज़ मेलाइटिस की, ये मैं चाहती हूँ आप लोग खुद पढ़ो क्योंकि आपको फिर समझ आएगा कि कैसे आपको एक डिज़ीज़ का जो पेशेंट आएगा ना सिम्पटम्स के साथ आपको क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करते हुए आगे जाना है, ठीक है? अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है फर्स्ट चैप्टर में वो आता है हिस्ट्री टेकिंग। देखो हिस्ट्री टेकिंग जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हिस्ट्री टेकिंग आपका लाइफ टाइम चलने वाला है। क्यों? जब आप ओपीडी देखोगे, ठीक है? जब आप तो आपको ये डेली पूछना है, डेली ही आपको मतलब हिस्ट्री टेकिंग की जो आर्ट है ना वो एक दिन में डेवलप भी नहीं होती। हिस्ट्री टेकिंग प्रॉपर से सीखने के लिए अगर आप डेली भी हिस्ट्री टेकिंग लोगे ना तो भी आपको एटलीस्ट 2-3 साल लग जाते हैं इसमें परफेक्ट होने के लिए, ठीक है? और मैं यही कहूँगी कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही एक आर्ट है मतलब जो आपको डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है? तो इसकी अगर आप डेफिनेशन देखोगे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ एन आर्ट। ये एक आर्ट है, क्या किस चीज़ की आर्ट है? पेशेंट को इंक्वायर करने की। पेशेंट को क्या इंक्वायर करोगे आप? पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के बारे में आप उससे पूछोगे और वो कैसे पूछोगे आप उससे आप डीपली। ठीक है, आप उसको क्वेश्चंस पूछोगे वो भी सीक्वेंशियल वे में। सीक्वेंशियल वे में जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आया तो आप सबसे पहले उसका नाम पूछोगे, उसकी एज पूछोगे, ठीक है? ऐसे-ऐसे करते फिर आप उसके डिज़ीज़ के बारे में पूछोगे। सीक्वेंशियल वे में पूछोगे, ये नहीं कि पहले डिज़ीज़ के बारे में पूछ रहे हो, फिर एज पूछ रहे हो, फिर नाम पूछ रहे हो, ऐसे नहीं। आपको सीक्वेंशियल वे में उसको इंक्वायर करना है, ठीक है? हिस्ट्री टेकिंग में। उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग से क्या हो जाएगा, आपके पास पेशेंट की एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आ जाएगी। मतलब हिस्ट्री टेकिंग लेने के बाद में आपके पास एक इमेज आ जाएगी कि हो सकता है इस पेशेंट को ये बीमारी हो या फिर ये पेशेंट को ये बीमारी जो है वो है। ये आपको हिस्ट्री टेकिंग से पता लग जाएगा। अगर आपको हिस्ट्री टेकिंग अच्छे से आता है ना तो आप जो है बिना इन्वेस्टिगेट करे पेशेंट को जो है वो ट्रीट करने में सक्षम हो सकते हो क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग से आपको 80% डायग्नोसिस तो आपका यहीं पे बन जाता है। आयुर्वेद में भी हम पहले के टाइम में तो इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती थी, ये ब्लड टेस्ट नहीं होते थे सीबीसी वगैरह, तो जो हमारे चरक सुश्रुताचार्य होते थे ना वो हिस्ट्री टेकिंग उनका इतना अच्छा था कि वो उसी के बेसिस पे ही ट्रीट जो है वो कर लेते थे अच्छा डायग्नोसिस बनाने के बाद में, ठीक है? तो सबसे पहले आता है हिस्ट्री टेकिंग में आपकी हिस्ट्री टेकिंग कहाँ से शुरू होती है? आपकी हिस्ट्री टेकिंग जब आपका पेशेंट आपके रूम में एंटर कर रहा है ना वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? जब आपका पेशेंट आपके रूम में एंटर कर रहा है तब आपने ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरह से चल के आ रहा है। जो पेशेंट के चलने का वे होता है ना उसे हम गेट बोलते हैं, ठीक है?
कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट के चलने का जो तरीका है वो बदल जाता है। जब आप आगे डिजीज़ेज़ पढ़ोगे ना सेकंड पार्ट में, तब आपको पता लगेगा। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेशेंट के चलने का तरीका बदल जाता है। तो ये चीज़ें आप कब ऑब्ज़र्व करोगे? जब आपका पेशेंट आपके रूम में एंटर कर रहा है। फिर आपका पेशेंट आपके रूम में आ गया, आपने उसको चेयर देनी है, ठीक है? उसको रिस्पेक्ट से उसके साथ बात करनी है, उसका रिगार्ड करना है। ये नहीं कि आप डॉक्टर हो, आप अपनी हवा में वहाँ पे बैठे हुए हो कि हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। पेशेंट जो है, वो किसी भी स्टेटस का हो, आपने उसकी जो है वो वैल्यू करनी है, उसको भी आपने रिस्पेक्ट देनी है। फिर सबसे पहले आपने उसका नाम पूछना है और आगे आप जो भी क्वेश्चंस पूछोगे, वो उसका नाम लेते हुए ही आपने पूछने हैं। मान लो किसी पेशेंट का नाम अरुण है, तो पहले आपने उसको पूछ लिया कि आपका नेम क्या है? वो बताएगा अरुण। उसके बाद जब आप उसको पूछोगे ना, आप ऐसे बोलोगे कि हाँ, अरुण जी बताइए आपको और क्या प्रॉब्लम है? पहले आपकी कोई दवाई तो नहीं चल रही है? तो आप उसको बार-बार अरुण कह के उसका नाम पुकारते हुए आप उससे क्वेश्चन पूछोगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप उसका नाम बार-बार लोगे तो पेशेंट को लगेगा कि ये जो डॉक्टर है इसका पूरा ध्यान जो है वो मेरे ऊपर ही है। ये क्योंकि आप उसका नाम लोगे ना तो उसको वो जो एक फ़ील होगा एक उसको पर्सनल आपके साथ, ठीक है? फिर उसके बाद आपने पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप बनानी है, एक फ्रेंडली वहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ऐसे नहीं कि आप उसको बहुत ही अपनी ईगो में क्वेश्चन्स पूछ रहे हो। इससे पेशेंट आपको पूरी हिस्ट्री देगा ही नहीं। आपने उसको ये नहीं बताना, आपको जितना ज्ञान है मतलब उसके सामने शो नहीं करना आपने कि हाँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है? ऐसे नहीं, वो पेशेंट है, उसको आपने चाहे वो कई बारी क्या होता है पढ़े-लिखे पेशेंट आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है? बहुत ही, तो वो गूगल करके आते हैं, वो खुद ही बताने लग जाते हैं, जी मेरे को तो हाइपर एसिडिटी है, मेरे को तो जी अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे आपने उनको अपनी ईगो नहीं वहाँ पे बताने लग जाना कि अस्थमा के बारे में आपको पता है, ये ऐसे होता है, वैसे ऐसे नहीं, क्योंकि मैंने ये देखा है रियल लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। आपने एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट करते हुए उससे हिस्ट्री निकलवानी है, ठीक है? और पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करनी है। पेशेंट को जो भी बीमारी है, अगर आपसे कोई भी पूछता है उसके रिलेटिव या कोई और नोन, तो आपने कोई भी पेशेंट की बीमारी किसी और को डिस्क्लोज़ जो है वो नहीं करनी होती। फिर आता है कंटेंट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग के क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले आती है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नेम पूछना है, नेम मैंने बता ही दिया क्यों पूछना है आपको। फिर आती है एज। एज क्यों पूछनी है? क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि स्पेसिफिक एज में ही होती हैं, ठीक है? जैसे कि जो GERD है मान लो, ये एक बीमारी है, आप पढ़ोगे आगे जाके, ये 40 इयर्स की एज में ज़्यादा होती है। फिर जो ओस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब जो घुटने कहते हैं ना, ये घुटनों में दर्द होती है, ग्रीस कम होगी, देसी भाषा में ऐसे बोल देते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस को जो डिज़ीज़ है, वो 60 के अबव जो पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा होती है। तो एज स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, इसीलिए एज पूछनी ज़रूरी है। फिर आता है ऑक्यूपेशन। कुछ बीमारियाँ ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि मान लो कोई जो है वो मैकेनिक है जो कि जैसे ये मान लो सुनार नहीं होते जो गोल्ड ज्वेलरी का काम करते हैं, तो इनकी आइज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही अगर कोई मान लो पेशेंट जो है वो वहाँ पे काम कर रहा है कोई फैक्ट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक है तो उसको लंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है? तो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिसीज़ को ढूँढने के लिए ऑक्यूपेशन पूछोगे आप। फिर एड्रेस पूछना भी ज़रूरी है, जैसे आपने देश पढ़ा होगा ना फर्स्ट ईयर में, देश और काल, ठीक है? तो देश से आपको क्या पता लगेगा कि वो पेशेंट किस एरिया से बिलॉन्ग करता है और उस एरिया में पानी कैसा है, खाने की कंडीशन कैसी है, वहाँ पे हाइजीन कैसी है, ठीक है? और कौन-सी बीमारियाँ उस जहाँ से वो पेशेंट आया है, उस एरिया में प्रेवलेंट है, तो इसीलिए एड्रेस पूछोगे। फिर रिलीजन स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि एक थैलेसीमिया है जो सिर्फ़ पंजाबियों में होता है, उसे थैलेसीमिया पंजाबीज़ बोलते हैं, ठीक है? या पंजाबीज़ थैलेसीमिया नाम से वो आता है। तो इसीलिए आपको रिलीजन पूछना है कि कौन-सा रिलीजन है, मैरिटल स्टेटस भी पूछना है। ये मैरिटल स्टेटस वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है जिनकी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ डिज़ीज़ हो मेनली वहाँ पे। अदरवाइज़ ये भी अगर आप पूछ लोगे तो पेशेंट को ऐसे लगता है कि हाँ, आप उसको थोरोली पूछ रहे हो, आप सब चीज़ें ही पूछ रहे हो कि आप आगे जाके अच्छा डायग्नोसिस करोगे उसका, ठीक है? फिर आती है चीफ़ कंप्लेंट्स। पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद आपने उसकी चीफ़ कंप्लेंट्स पूछनी है। चीफ़ कंप्लेंट्स क्या होती हैं? वो कंप्लेंट्स जिनकी वजह से अभी पेशेंट जो है वो परेशान है, जिसके लिए अभी वो आया है, ठीक है? मान लो एक पेशेंट है जिसको शुगर है 5 सालों से, ठीक है? और अभी उसको 2 दिन से फ़ीवर है।
तो उसकी चीफ़ कंप्लेन क्या होगी? उसकी चीफ़ कंप्लेन फ़ीवर होगी, शुगर नहीं होगी, क्योंकि अभी उसको शुगर परेशान नहीं कर रही है, उसको फ़ीवर परेशान कर रहा है, ठीक है? तो जो चीफ़ कंप्लेंट्स होती हैं वो वाले सिम्पटम्स होते हैं जिसके लिए पेशेंट जो है आपके पास अभी ओपीडी में, अभी हॉस्पिटल में आया है। और चीफ़ कंप्लेंट्स आपको पेशेंट की लैंग्वेज में ही रिकॉर्ड करनी होती है। अगर पेशेंट कह रहा है जी मुझे बुखार है, तो आपने उसको बुखार ही लिखना है, ठीक है? अगर वो बोल रहा है जी मुझे खाँसी है, तो खाँसी लिखनी है। अगर वो कह रहा है मेरे को जुकाम है, तो जुकाम ही लिखना है। जो पेशेंट ने वर्ड यूज़ कर दिया यहाँ पे वही यूज़ करना है। यहाँ पे आपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ नहीं करनी है। आपने यहाँ पे कफ़ नहीं लिखना, खाँसी को उठा के, बुखार को उठा के, फ़ीवर या पायरेक्सिया नहीं लिखना। जो पेशेंट टर्म बता रहा है वही टर्म लिखनी है, ठीक है? फिर आते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेज़ेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेज़ेंट, देखो अब जो प्रेज़ेंट इलनेस है जिसके लिए पेशेंट आपके पास आया है, उसकी हिस्ट्री लेनी है आपने। अब पेशेंट ने आपको क्या बताया था कि उसको फ़ीवर है, ठीक है? यहाँ पे उसने आपको 3 चीज़ें बताई कि हाँ जी फ़ीवर है, खाँसी है और जुकाम है। अब हिस्ट्री ऑफ प्रेज़ेंट इलनेस में आप उसको ये पूछोगे कि जो वो फ़ीवर है वो कितने दिनों से हो रहा है, ठीक है? और अगर कहीं पे पेन हो रही है, तो पेन कहाँ पे हो रही है? कैसी पेन हो रही है? सीवियर है पेन, थोड़ी-थोड़ी पेन है, वो पेन कैसी है? मतलब जलन हो रही है उस पेन में, या फिर ऐसे लग रहा है कि चीर-फाड़ वाली पेन है, तिखी-तिखी पेन है, किस तरह की पेन है? फिर सीवियरिटी, सीवियरिटी यही कि ज़्यादा है, कम है, कितने दिनों से पेन हो रही है। अच्छा अगर वो बोलेगा मान लो कि मेरे तो जी बैक में पेन हो रही है, तो आप पूछोगे बैक में भी हो रही है, मान लो टाँगों में भी हो रही है, तो आप पूछोगे कि पहले कहाँ पे शुरू हुई थी? वो बोलेगा बैक से शुरू हुई थी, फिर धीरे-धीरे टाँगों में भी होने लगी। तो क्रोनोलॉजी मतलब टाइम पूछना है कि जैसे मान लो पहले वो बोलेगा कि मुझे फ़ीवर हुआ, उसके 1 दिन बाद कफ़ हो गया, अब आज सुबह से मेरे को कोल्ड भी हो रहा है। तो क्रोनोलॉजी टाइम भी पूछना है आपने। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 2 डेज़ से फ़ीवर है, 1 दिन से कफ़ है और सिंस मॉर्निंग जो है उस पेशेंट को कोल्ड है। फिर आपने मोड ऑफ ऑनसेट बताना है कि वो चीज़ उसको कैसे स्टार्ट हुई है। जैसे मान लो फ़ीवर है, ठीक है? तो फ़ीवर उसको एक्यूट ऑनसेट है, मतलब एकदम से फ़ीवर शुरू हो गया सुबह, या उसको कल सुबह से ही मतलब 7 दिन से उसको फ़ीवर चढ़ा हुआ है, ठीक है? तो ये पूछना है। फिर एग्ग्रेवेटिंग फैक्टर्स, किस किस फैक्टर से वो जो उसकी बीमारी है वो बढ़ रही है या ठीक हो रही है। जैसे वो बोलेगा कि अगर गरम खा लेता हूँ तो जो कोल्ड है ठीक हो जाता है, कुछ भी घी वाला या दही वगैरह खा लेता है तो कफ जो है वो बढ़ जाती है। तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उसकी वो जो बीमारी है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, ये आपने उसको पूछना है, ठीक है? और अगर प्रीवियस उसने कोई ट्रीटमेंट लिया है ना इस चीज़ के लिए जिसके लिए वो अब आपके पास आया है, जैसे मान लो फ़ीवर का ही पेशेंट है तो घर पे वो पीसीएम लेके आया है, तो वो चीज़ें आपने पूछ के उसकी प्रेज़ेंट हिस्ट्री में डाल देनी है, ठीक है? इसके बाद आती है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री 2 तरह की होती है, मेडिकल पास्ट हिस्ट्री और सर्जिकल पास्ट पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री में हम वो चीज़ें पूछते हैं जिसकी मेडिसिन उसकी चल रही है लंबे टाइम से। इसमें मेनली आ जाते हैं शुगर, हाइपरटेंशन, ठीक है? उसका थायरॉइड की प्रॉब्लम, कोई अस्थमा, कोई टीबी, जिनकी लॉन्ग टर्म मेडिसिन्स चल रही होती हैं वो हम इसमें पूछ लेते हैं। सर्जिकल में अगर उसका पहले कोई ऑपरेशन हो रखा हो तो वो आप पूछ लोगे। फिर आती है ड्रग हिस्ट्री। ड्रग हिस्ट्री में क्या आता है, अगर कोई उसको एलर्जी है किसी मेडिसिन से वो आप पूछ लोगे, या फिर अगर कोई ट्रीटमेंट उसका चल रहा है उसमें कौन-कौन सी मेडिसिन चल रही है वो पूछ लोगे। फैमिली हिस्ट्री में आप पूछ लोगे कि उसकी फैमिली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, जैसे जो स्किन डिजीज़ेज़ होती हैं या फिर जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो होते हैं कि परदादे को भी था, आगे दादे को भी हो गया, फादर को भी हो गया, बच्चे को भी हो गया। तो ये आपने फैमिली हिस्ट्री पूछ लेनी है कि कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं चल रही। फिर आपने उसकी पर्सनल हिस्ट्री पूछनी है, जैसे कि जनरल कंडीशन, वो पेशेंट कैसे लग रहा है आपको देखने में, वो वीक है, वो ओबीज़ है, वो पतला है, वो दुबला कैसा है, हाइट क्या है, वेट क्या है, डाइट वेज है कि नॉन वेजिटेरियन है, भूख कैसी लगती है उसको, नींद कैसी आ रही है, ठीक है? साउंड स्लीप है, डिस्टर्ब्ड है, बाउल मूवमेंट, पेट साफ रोज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, मिक्चुरेशन, पेशाब में कोई दिक्कत तो नहीं है, कितने बारी पेशाब करने जा रहा है, किस कलर का आ रहा है उसको यूरिन, ठीक है? कोई एडिक्शन तो नहीं है जैसे चाय वगैरह की या कॉफ़ी की या फिर अल्कोहल की, अगर है तो कितने बारी वो लेता है, कितने टाइम से ले रहा है, स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है, ये सब पूछना है। उसके बाद आपने जनरल एग्ज़ामिनेशन करना है, इसमें आप पल्स रेट, बीपी, रेस्पिरेटरी टेम्परेचर, पेलर, क्लबिंग, एडिमा, जॉन्डिस, साइनोसिस एंड काइलोनाचिया, ये जो टर्म्स है ना, जब मैं आपको एग्ज़ामिनेशन पढ़ाऊँगी ना डिटेल में, एक अलग सी वीडियो डालूँगी, वहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आ जाता है सिम्पटम्स। अब आपने क्या किया, पहले पेशेंट की हिस्ट्री ली, हिस्ट्री लेके आपने उसका
एग्ज़ामिनेशन कर लिया, ठीक है? अब आपने देख लेना है कि हिस्ट्री में मेनली कौन से सिम्पटम्स आ रहे हैं पेशेंट को, किस सिस्टम से रिलेटेड है वो सिम्पटम्स। मान लो पेशेंट को कफ एंड कोल्ड है, तो आपको पता है कि ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो गए। तो आपने देखना है कि जो आपके पेशेंट ने सिम्पटम्स बताए हैं ना, वो किस सिस्टम से ज़्यादा बिलॉन्ग कर रहे हैं। क्या वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हैं, क्या वो कार्डियोवास्कुलर से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से, नर्वस से हैं। जिस भी सिस्टम के ज़्यादा आपको सिम्पटम्स लगेंगे, उसी सिस्टम का आपने सिस्टमिक एग्ज़ामिनेशन जो है वो परफ़ॉर्म करना है। अगर आपको लग रहा है कि 2 सिस्टम्स इन्वॉल्वड हैं, तो आप दोनों का एग्ज़ामिनेशन कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है? तो पहले हिस्ट्री ले ली, उसका जनरल एग्ज़ामिनेशन आपने देख लिया और उसके बाद आपका उस आप जो है उसका सिस्टमिक एग्ज़ामिनेशन कर लोगे। फिर आप उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवाओगे, क्योंकि जब आप सिस्टमिक एग्ज़ामिनेशन कर लोगे, सिस्टमिक जैसे मान लो हमने पहले नी पेशेंट देखा था, एक नी पेन का पेशेंट देखा था, उसमें हमें पता था कि जो उसका ओस्टियो वाला सिस्टम है ना, जो उसका बोन वाला सिस्टम है, उसका आप एग्ज़ामिनेशन करोगे। अब वहाँ पे फिर आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि या तो इसको ओए होगा या आरए होगा या इंजरी होगी या इन्फेक्शन होगी, ये चीज़ें होंगी। फिर इनको हम देखने के लिए कि कन्फर्म एक कौन-सा है, उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशंस करवा लेंगे, एक्स-रे करवा लेंगे, सीबीसी करवा लेंगे, ये चीज़ें करवा लेंगे। ये करवाने के बाद फिर आपके पास एक कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस आ जाएगा कि येस पेशेंट को ये वाली बीमारी है, ठीक है? तो ये एक प्रोटोकॉल हो गया, आपको पता लग गया कि जब आपके पास पेशेंट आया ना, तो आपने हिस्ट्री में क्या-क्या पूछना उससे। क्योंकि कई बारी क्या होता है, जिन्होंने हिस्ट्री टेकिंग नहीं पढ़ा होता है वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं जब उनके पास कोई पेशेंट आता है कि हाँ, पूछना क्या है। जब आपको ये कंटेंट्स पता होंगे ना कि पहले आपने उसकी पर्सनल लेनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेनी है, फिर चीफ कंप्लेंट्स की हिस्ट्री लेनी है, ये सब लेनी है। पॉइंट वाइज़ जब आप इनको इन चीज़ों का पता होगा ना, तब आपको एक कॉन्फिडेंस जो है वो खुद ब खुद आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन और एमसीक्यू दे रखे हैं। ये आप आई थिंक खुद सॉल्व करने चाहिए। एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक आपको सेल्फ स्टडी की थोड़ी आदत डल जाएगी। ठीक है? बस आज का टॉपिक इतना ही था। आपको अगर लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा अभी भी इलॉन्गेट हो रहा है या कुछ चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं, तो आप सजेशंस दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको आपको लग रहा है कि पहले पढ़ना चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू और सब्स